हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। मैं हूँ राहुल सर और आज हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में। और जो भी स्टूडेंट नया है इस चैनल में वे ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप आगे देखते हैं। जो ज्वालामुखी है 3 प्रकार से होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी जो दिखाई दे रहा है, जिसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी। जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसमें रेगुलर लावा निकलते रहता है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसा है जिसमें कभी कभी लावा बाहर निकलते रहता है। और तीसरा प्रकार का ज्वालामुखी है, इसे कहते हैं शांत ज्वालामुखी। जो आपको दिख रहा है यह है पहले उद्गार हुआ है इस ज्वालामुखी का, लेकिन अब इसकी संभावना नहीं बनी है। आगे देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी जो है ऐसा पृथ्वी पर दरार है, छिद्र कह सकते हैं, जिससे होकर पृथ्वी के अंदर गर्म जो लावा रहता है वह जलवाष्प, गैसें आदि होकर बाहर आते हैं। इसका मतलब यह है कि जो ज्वालामुखी है वह पृथ्वी के अंदर जब राख, जलवाष्प जो है इत्यादि ऊपर आते हैं और ये जो लावा है यह ऊपर आकर ठंडा हो जाता है, तो इसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। देखते हैं जो ज्वालामुखी है पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसा छिद्र है या दरार है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर गर्म जो लावा रहता है, राख, जलवाष्प और गैसें इत्यादि होकर बाहर आते हैं। यह एक प्राकृतिक वाल्व है जिससे आंतरिक दाब विमुक्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके कारण देख लेते हैं। क्या कारण है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित रेडियोधर्मी पदार्थों के विखंडन एवं अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा भूगर्भ में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है एवं आंतरिक दाब बढ़ने लगता है। उच्च दाब एवं ताप के कारण जो तरल मैग्ना रहता है, गैसें रहती है, जलवाष्प रहता है, वो बहुत ही तीव्र गति से पृथ्वी के मुख पर आ जाता है। इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है, एक है दरारी उद्भेदन और एक है केंद्रीय उद्भेदन। दरारी उद्भेदन की बात करें तो इस प्रकार के उद्भेदन से लावा की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, जिससे सामान्यतः पठारों का सृजन होता है। जैसे दक्कन का पठार की बात करें, कोलंबिया का पठार, ये दरारी उद्भेदन के अंतर्गत आते हैं। और केंद्रीय उद्भेदन की बात करें तो ये जो ज्वालामुखी है अम्लीय प्रकृति का होता है। जो वो था वो क्षारीय प्रकृति का था, और केंद्रीय उद्भेदन जो है अम्लीय प्रकृति का होता है, जो विनाशकारी प्रकृति के होते हैं। इनके उद्भेदन पर पर्वत निर्माण के साथ साथ भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाएं भी होती है। आगे देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार में ज्वालामुखी उद्गारों की आवृत्ति के आधार पर देखते हैं। पहला जागृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी निरंतर लावा का उद्गार करते रहते हैं। इनका क्रेटर हमेशा खुला रहता है, जो मुख रहता है हमेशा खुला रहता है। भारत के अंडमान निकोबार में ऐसे ही एक बैरन ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। सिसिली द्वीप पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। ठीक है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह हमेशा उसमें से हमेशा उद्गार होते रहता है। नेक्स्ट बढ़ते प्रसुप्त ज्वालामुखी।
प्रसुप्त ज्वालामुखी जो ऐसे है ज्वालामुखी है जिनमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी उद्गार होने की संभावना बनी रहती है। इनके क्रेटर से गैस से जलवाष्प निकलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए इटली का विसुअस ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी की बात करें जिनका उद्गार कभी हुआ नहीं है लेकिन कभी भी हो सकता है, ऐसा ज्वालामुखी को हम कहते हैं शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर। एक है हवाईयन प्रकार का ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोलियन प्रकार का ज्वालामुखी, वाल्केनियन प्रकार का ज्वालामुखी, विसियस प्रकार का ज्वालामुखी और एक है पिलियन प्रकार का ज्वालामुखी। अब देख लेते हैं कौन कौन से पदार्थ निकलते ज्वालामुखी से। पहला है गैस और जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्भेदन में सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है, 60 से 70%। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। सेकंड है विखंडित पदार्थ। इसमें अति सूक्ष्म चट्टानों के कण निकलते हैं, मटर के दाने के आकार के टुकड़े निकलते हैं, बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े निकलते हैं। तीसरा निकलता है लावा। ज्वालामुखी उद्भेदन के साथ भूगर्भ में गर्म तप्त पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा बाहर आता है तब इसे लावा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो लावा है जो भूगर्भ में गर्म तप्त पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब वह पृथ्वी के अंदर रहता है उसे मैग्मा कहा जाता है, और जब यह बाहर आ जाता है तो इसे लावा कहा जाता है। और जब लावा क्या है ठंडा हो जाता है तो उससे अग्नि चट्टान के रूप में जाना जाता है। भूकंप की बात करते हैं। भूकंप क्या है? ऊपरपिट्टी के किसी भाग पर अंतर्जात बल से उत्पन्न आकस्मिक संचालन के परिणाम स्वरूप होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। मतलब पृथ्वी के नीचे अंतर्जात बल से उत्पन्न आकस्मिक संचालन के परिणाम स्वरूप जो कंपन होता है उसे कहते हैं भूकंप। यह कंपन सामान्यतः भूगर्भ में ऊर्जा विमुक्ति के कारण होता है। विमुक्त ऊर्जा के फलस्वरूप तरंगों की आवृत्ति होती है। यही तरंगे आंतरिक भाग के आकार पर कंपन करती है। वह बिंदु जहाँ ये तरंगे सर्वप्रथम उत्पन्न होती है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है, तथा वह बिंदु जहाँ ये तरंगे सर्वप्रथम उत्पन्न होती है उद्गम केंद्र कहलाता है, तथा वह बिंदु जहाँ इन तरंगों को सर्वप्रथम महसूस किया जाता है उसे अभिकेंद्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं भूकंपीय तरंगे। इन्हें 3 प्रकार से विभाजित किया गया। एक है प्राथमिक, एक है द्वितीयक और एक है धरातलीय। तो प्राथमिक तरंगों के बारे में देखते हैं। प्राथमिक तरंगे जो है ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है। इनमें अणुओं का कंपन तरंगों की गति के आगे पीछे होता है। ये तरंगे जो थे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। कौन सी तरंगे? अनुदैर्ध्य या प्राथमिक तरंगे इसे कहते हैं। इनकी जो गति होती है भूकंपों की, ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगे की 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड। इनकी गति होती है ठोस से द्रव में तथा द्रव से गैस के माध्यम में जाती है। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीयक तरंगे, या फिर इसे एस तरंगे भी कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये जो तरंगे हैं भूकंपों की, ये तरंगे जल तरंगों या प्रकाश तरंगों के समान होती है। सेकंड है ये तरंगे केवल ठोस माध्यम में गुजरती है। जो हमने प्राथमिक तरंगे पढ़े थे हमने उसमें देखा था ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से गुजरती है। और ये द्वितीयक तरंगे सिर्फ और सिर्फ ठोस तरंगों
के माध्यम से गुजरती है। इनकी जो गति होती है 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है। थर्ड है धरातली तरंगे, इसे एल तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे क्या होती है, अधिकेंद्र पर सबसे अंत में पहुंचती है। इनका संचरण केवल धरातलीय भाग में होता है, इसलिए इसे धरातलीय तरंगे कहते हैं। ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है। अब देख लेते कारण क्या है भूकंप आने के। भूकंप प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारणों से हो सकता है। प्राकृतिक कारण देख सकते हैं, विवर्तनिक क्रियाएं होती है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, भूसंतुलन होता है, वलन होता है, पृथ्वी घूर्णन होता है, इसके कारण भूकंप आता है। अब मानव जनित देख लेते, ये अणु एवं परमाणु बमों का परीक्षण हो सकता है, तब होता है। खनन की गतिविधि होती है, तब भी आ सकता है। एवं वायुयान एवं अंतरिक्ष यानों का प्रयोग करते समय तब भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं सुनामी के बारे में। सुनामी क्या होती है, अंत सागरीय भूकंपों का उत्पन्न सागरीय लहरों का सुनामी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये जो सुनामी आती है सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न होती है, इन्हें ही हम सुनामी कहते हैं। सुनामी क्या है, एक जापानी शब्द है। इसका अर्थ होता है बंदरगाह के निकट की लहरें। सामान्यतः सुनामी की ऊंचाई जो होती है 3 से 4 मीटर होती है, परंतु कभी कभी इनकी ऊंचाई अत्यधिक भी हो सकती है। 2004 में हिंद महासागर में इंडोनेशिया के जो सुमात्रा द्वीप है वहाँ पर भीषण तबाही मचाई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं भूकंपों का वैश्विक वितरण। परिप्रशांत पेटी, यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप पेटी है। यहाँ विश्व के 2:3 के इसमें भूकंप आता है। यह क्षेत्र नवीन और ज्वालामुखी पर्वत का क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ सबसे अधिक भूकंप आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हम मैप में। सेकंड है मध्य सागरीय पेटी। यह पेटी भूमध्य सागर से लेकर पूर्वी द्वीप समूह तक फैला हुआ है। भारत का भूकंप क्षेत्र भी इसी पेटी के अंतर्गत आता है। थर्ड है मध्य अटलांटिक पेटी। यह पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सहारे उत्तरी आइसलैंड से लेकर दक्षिणी तक फैला हुआ है। भूकंप का मापन की बात करें तो भूकंप का मापन है विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे भूकंप विज्ञान कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह होती है प्राथमिक तरंगे और यह होती है द्वितीयक तरंगे। यह है भूकंप मापी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।